राजेश लॉ सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अध्याय 21, जिसे अभिवाक सौदेबाजी के नाम से जाना जाता है, पर विस्तृत चर्चा इस वर्गीकरण के माध्यम से करेंगे और आज के बाद इस पे कोई समस्या आपकी नहीं रह जाएगी। ठीक है। द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 का जो चैप्टर है 21A, ठीक है, जिसे 2006 में जोड़ा गया है। कब जोड़ा गया है? 2006 में जोड़ा गया है। प्ली बार्गेनिंग के नाम से फेमस है चैप्टर, बहुत महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है। ये ना केवल कंपटीशन के पर्पज के लिए यानी पीसीएसजे, एपीओ या एचजेएस के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि एकेडमिक एग्जाम के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। पूरे के पूरे इस चैप्टर से मुख्य परीक्षा में या एकेडमिक एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है और प्रारंभिक परीक्षा में भी यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। चैप्टर बहुत सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं है। बस केवल आप 10 मिनट ध्यान लगाए रहिए। अभी देखिए मैं कैसे इसको पूरा आपको समझा देता हूँ। कुछ भी नहीं है। तो अभिवाक सौदेबाजी, अब यहाँ कुछ और समझिए। एक अभिवाक सौदेबाजी लिखा हुआ, प्ली बार्गेनिंग लिखा हुआ है। तो प्ली बार्गेनिंग, प्ली ऑफ गिल्टी और कन्फेस करना, ये 3 टर्म्स आपको मिल रहे हैं। यानी अभिवाक सौदेबाजी, अभिवाक दोषसिद्धि और संस्वीकृति, इन तीनों में क्या डिफरेंस हैं इस पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ इस पूरे चैप्टर को तो मैं ओवरऑल समझाऊंगा ही, और यहाँ मैं पहले से भी नोट कर रखा हूँ। जैसा कि आपने देखा, यूपी पीसीएसजे एपीओ की तैयारी या एचजेएस की तैयारी के लिए भी आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे यहाँ ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार के क्लास की सुविधा उपलब्ध है। ठीक है। तो जिस किसी बच्चे को, चाहे वो एलएलबी कर रहा हो, कर चुका हो, या तैयारी में लगा हुआ हो, या एलएलबी करने के लिए सोच रहा हो, अगर उसकी जिज्ञासा है कि वो पीसीएसजे की तैयारी करना चाहता है, जज बनना चाहता है, या एपीओ के माध्यम से सरकारी अधिवक्ता बनना चाहता है, या उसको प्रैक्टिस ही करना है अपने ज्ञान के लिए, ठीक है, वो लॉ की जानकारी उन्हें जानने की जिज्ञासा है, तो आप इस नंबर पर संपर्क करके जो है अपनी सुविधा अनुसार क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों प्रकार के क्लास की सुविधा उपलब्ध है। चलिए हम लोग चर्चा करते हैं अभिवाक सौदेबाजी पे। ठीक है। अच्छा हाँ, अभी मैं बताऊँ, जैसे कि ये वीडियो अभी भी अपलोड होगा, यानी इसी फरवरी महीने में अपलोड हो रहा है। ये वीडियो आज 3 फरवरी 2023 को अपलोड हो रहा है। तो नया बैच भी हमारा प्रारंभ होने जा रहा है 14 तारीख से। ठीक है। यानी 14 फरवरी 2023 से नया बैच प्रारंभ हो रहा है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों प्रकार के। तो जिस किसी बच्चे को ऑनलाइन बैच ज्वाइन करना है वो इस नंबर पे संपर्क कर सकता है। लेकिन 14 फरवरी के बाद ये बात मेरी रिलेवेंट नहीं रह जाएगी इस वीडियो के लिए, क्योंकि जो लोग ये वीडियो बाद में भी देखेंगे उनके लिए ये बात रिलेवेंट नहीं रहेगी। चलिए फिलहाल अभिवाक सौदेबाजी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है। पहले तो हम लोग समझिए, अभिवाक सौदेबाजी क्या इस संहिता में मूल प्रावधान है? नहीं, ये 2006 में जोड़ा गया है। तो यहाँ मैंने लिखा है कब जोड़ा गया। ठीक है। सबसे पहले तो मलीमथ समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया है, और इस मलीमथ समिति के सिफारिश पे सिविल प्रक्रिया संहिता में जो 1908 का सिविल प्रक्रिया संहिता है, जिसको सीपीसी कहते हैं, उसमें 2000 में और 1999 में 2 बहुत महत्वपूर्ण संशोधन हुए हैं। कब 1999 में और 2000 में बहुत महत्वपूर्ण संशोधन हुआ है, जिसे 1 जुलाई 2002 से लागू किया गया है। कब से लागू किया गया है? 1 जुलाई 2002 से लागू किया गया है। वो भी मलीमथ समिति के सिफारिश पर ही जोड़ा गया था, और साथ ही साथ अभिवाक सौदेबाजी भी मलीमथ समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया है। ये 5/7/2006 से लागू है। 6 का संशोधन है, लागू 5/7/2006 से। ये कई बार प्रारंभिक परीक्षा में पूछा जा चुका है। इसका एक्ट नंबर 2 है, धारा 4, यानी जो संशोधन नंबर था उस संशोधन नंबर का जो है नंबर 2 है, और उसकी धारा 4 से ही इसे लागू किया गया है, ये याद रखना। दूसरा, इसमें टोटल ये है कहाँ पे? चैप्टर नंबर 21A है। पूरे सीआरपीसी में केवल 2 ही ऐसे चैप्टर हैं जो ऐड किए गए हैं। एक चैप्टर 7A है और दूसरा 21A है। तो 7 का 21 का, और दोनों में देखिए सामंजस्य क्या है कि 12 धाराएं दोनों में रखी गई हैं, का से ठा तक। ठीक है। का से
ठा तक वहाँ भी है, का से ठा तक की यहाँ भी है। तो टोटल 12 धारा यहाँ मैंने लिख दिया, 265 का से 265 ठा तक है, ये टा नहीं है, ये ठा तक मिलेगा आपको। कितनी धारा हैं टोटल? 12 धाराएं इसमें जोड़ी गई हैं। ये चैप्टर नंबर 21 का है, जिसको प्ली बार्गेनिंग के नाम से जाना जाता है। आइए अब प्ली बार्गेनिंग है क्या? देखिए, प्ली बार्गेनिंग यानी अभिवाक सौदेबाजी किसी भी आपराधिक मामले में न्याय तक पहुंचने का एक वैकल्पिक तरीका है। किसी भी आपराधिक मामले में न्याय तक पहुंचने का एक वैकल्पिक तरीका है, ठीक है, कि न्यायालय अपनी सामान्य प्रक्रिया से थोड़ा सा हट करके अभिवाक सौदेबाजी की प्रक्रिया को अपना करके उस मामले में त्वरित गति से न्याय प्रदान करने के लिए अग्रसित होता है। ठीक है, अक्सर कोर्टें जो भी क्रिमिनल कोर्ट्स होते हैं उनको अभिवाक सौदेबाजी अगर उस मामले में फॉलो हो रहा, मतलब इसके प्रोविजन अगर लागू हो रहे हैं इस चैप्टर के, तो उन्हें अपनाना चाहिए। ठीक है, लेकिन मैं देखता हूं कि बहुत सारे ऐसे कोर्ट्स हैं जो नहीं अपनाते हैं, इस प्रक्रिया को फॉलो ही नहीं करते हैं। बहुत सारे कोर्ट्स अग्रसर भी होते हैं, क्योंकि हमारी बहुत सारे लोगों से बात इस पर हुई है, तो कुछ लोगों ने तो इस पर पॉजिटिव मत अपना दिया, कुछ लोगों ने नकारात्मक मत दिया। ठीक है, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर अभिवाक सौदेबाजी का प्रावधान है प्रोविजन में तो इसको फॉलो करना चाहिए। चलिए, तो अभिवाक सौदेबाजी क्या है इसी पे चलते हैं हम लोग। इसका उद्देश्य तो मैंने बता दिया कि आपराधिक मामलों में न्याय तक पहुंचने का एक वैकल्पिक तरीका है। इसमें अपराधी अपने दोष को स्वीकार कर लेता है न्यायालय से, लेकिन इस शर्त पे स्वीकार करता है कि उसकी सजा को कम कर दिया जाए। तो सीधे सीधे आप कह सकते हैं कि आपराधिक मामले में अभियुक्त के द्वारा दंड कम किए जाने की शर्त पे अपने दोष को स्वीकार किया जाना ही अभिवाक सौदेबाजी है। क्लियर? अब ये किन अपराधों में होता है, किन अपराधों में अभिवाक सौदेबाजी का नियम लागू होता है? तो अभिवाक सौदेबाजी का नियम गंभीर अपराधों में नहीं होता है। नहीं पता चले आप मर्डर करके आए हो, रेप करके, डकैती करके आए हो, देश के विरुद्ध युद्ध करके आए हो और उसके बाद कह रहे हो साहब हम अपने दोष को स्वीकार करते हैं, हमको क्षमा कर दो, ये संभव नहीं है। गंभीर अपराधों में अभिवाक सौदेबाजी का नियम लागू नहीं होता है, छोटे अपराधों में अभिवाक सौदेबाजी का नियम लागू होता है। ऐसे अपराध जिनके लिए सजा 7 वर्ष या उससे कम हो, 7 वर्ष या उससे कम हो, अगर वो एक दिन भी 7 वर्ष में एक्स्ट्रा हो गया तो उसमें अभिवाक सौदेबाजी किसी भी कीमत पर नहीं होगी। तो कुल मिला के आप ऐसे भी कह सकते हैं कि मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 7 वर्ष से अधिक के कारावास से भिन्न कारावास में अभिवाक सौदेबाजी का नियम लागू होता है। आप ऐसे भी बोल सकते हो कि 7 वर्ष या उससे कम के कारावास दंडनीय अपराधों में लागू होता है, या ऐसे भी बोल सकते हो कि 7 वर्ष से अधिक के कारावास दंडनीय या मृत्यु आजीवन कारावास दंडनीय अपराधों में लागू नहीं होता है। मतलब आप अलग अलग तरीके से भी इसे बोल सकते हो। लेकिन 7 वर्ष से ऊपर के कारावास दंडनीय अपराधों में सह अपराधी का प्रावधान लागू होता है। ध्यान रखिएगा, सीआरपीसी की धारा 306 से 308 तक के जो सह अपराधी का प्रावधान किया गया है, वो सह अपराधी उसी मामले में बनाया जाता है। सरकारी गवाह या राज्य साक्षी जिसको हम कहते हैं, वो उन्हीं मामलों में बनाया जाता है जिसमें सजा 7 वर्ष से अधिक हो या मृत्युदंड या आजीवन कारावास हो। उससे कम के कारावास यानी जिन अपराधों में अभिवाक सौदेबाजी होती है उसमें सह अपराधी नहीं बनाया जा सकता। जिन अपराधों में सह अपराधी बनाया जाता है, यानी जिन अपराधों में सह अपराधी जाता है, उन अपराधों में अभिवाक सौदेबाजी नहीं हो सकती। कह सकते हैं दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं। ठीक है, सह अपराधी का प्रावधान 306 से 308 सीआरपीसी प्लस 316 और साथ ही साथ एविडेंस की धारा 133, साथ ही साथ उसका दृष्टांत 114 खा, इतने प्रोविजन मिलकर के सह अपराधी का निर्माण करते हैं, मतलब उससे जुड़े हुए हैं। चलिए, तो यहाँ हम लोगों को क्या देखना कि ये अभिवाक सौदेबाजी का नियम किन मामलों में लागू होता है? तो अभिवाक सौदेबाजी का नियम ऐसे अपराधों में जिनमें सजा 7 वर्ष या उससे कम हो या केवल जुर्माने से दंडनीय अपराध है, तो उसमें अभिवाक सौदेबाजी का कोई मतलब नहीं है। ध्यान रखिएगा, केवल जुर्माने से दंडनीय अपराधों में अभिवाक सौदेबाजी का नियम नहीं फॉलो होता है, क्योंकि उसमें कारावास जो होता है वो कारावास होता नहीं है, और यहाँ सजा कारावास में कम करने की बात की गई है, जुर्माने में नहीं। तो ये तो आपने देख लिया किन अपराधों में लागू होगा। तो अपराध चाहे पुलिस रिपोर्ट पे आया हो, चाहे कंप्लेंट पे आया हो, इससे मतलब नहीं है। यानी चाहे सोमोटो कोर्ट ने संज्ञान लिया, इससे कोई मतलब नहीं। यानी किस आधार पे अपराध का संज्ञान लिया गया, इससे कोई मतलब नहीं है। बस उसमें सजा 7 वर्ष या उससे कम हो, उससे अधिक नहीं होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, संज्ञान लिए जाने के बारे में न्यायालय को पावर धारा 190 में दिया गया है, जहाँ 4 आधार बताए गए हैं कि इन आधारों पर न्यायालय संज्ञान लेता है, जिसमें पहला परिवाद है, दूसरा पुलिस रिपोर्ट है, और सी में यानी धारा 190 की उपधारा 1 के सी क्लाज में
जो है नोटिस जो कि पुलिस अधिकारी से भिन्न व्यक्ति द्वारा दिया जाना चाहिए या न्यायालय सोमोटो भी संज्ञान ले सकता है। चलिए, तो ये तो हो गया अभिवाक सौदेबाजी किन अपराधों में होगा। अब किन अपराधों में अभिवाक सौदेबाजी का नियम नहीं लागू होता है, ये ध्यान रखना, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। वो लिस्ट मैंने यहाँ लिखा नहीं है, फिर भी मैं लिखने जा रहा हूँ। पहला है ऐसे अपराध, नोट कर लीजिएगा आप लोग, ऐसे अपराध जिसमें सजा 7 वर्ष से ऊपर हो, उसमें अभिवाक सौदेबाजी नहीं होगी। दूसरा, ऐसा अपराध जो देश की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति के विरुद्ध हो, ठीक है, ऐसा ऑफेंस जो देश की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति के विरुद्ध अपराध हो। इसका डिसाइड कौन करेगा कि कोई अपराध देश की सामाजिक या आर्थिक स्थिति के विरुद्ध है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति, कौन डिसाइड करेगा? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सुप्रीम कोर्ट या राष्ट्रपति, इसमें से कौन डिसाइड करेगा? पार्लियामेंट, नो, केंद्र सरकार डिसाइड करेगी। कौन डिसाइड करेगा? केंद्र सरकार डिसाइड करती है, ध्यान रखिएगा, ना तो राष्ट्रपति, ना हाई कोर्ट, ना सुप्रीम कोर्ट, ना राज्य सरकार। कौन? केंद्र सरकार डिसाइड करेगी। देश की सामाजिक आर्थिक स्थिति की बात है ना, राज्य की थोड़ा ना है। तो देश की सामाजिक आर्थिक स्थिति के विरुद्ध अपराध है या नहीं, वो केंद्र सरकार डिसाइड करेगी। जैसे छुआछूत, छुआछूत के जो अपराध हैं वो जो है देश की सामाजिक स्थिति के विरुद्ध है कि नहीं है? आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत वस्तुओं को डंप करना, खाद्य पदार्थों का डंप करना, ये आर्थिक स्थिति के विरुद्ध अपराध हैं। तो ये सब अपराध में अभिवाक सौदेबाजी नहीं होगी। सजा चाहे 5 ही साल क्यों ना हो, 5 ही महीना क्यों ना हो। तो ऐसे अपराध जिसमें सजा 7 वर्ष से ऊपर हो। दूसरा, ऐसे अपराध जो देश की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति के विरुद्ध हो। और तीसरा है ऐसे अपराध जो महिलाओं के विरुद्ध हैं, यानी महिला होने के नाते वो अपराध हुआ हो। अगर किसी महिला का पर्स चोरी हो गया, किसी महिला को 2 थप्पड़ किसी ने मार दिया है, तो वो अपराध महिला के विरुद्ध नहीं है बल्कि व्यक्ति के विरुद्ध है। हाँ, किसी महिला के साथ अश्लीलता की गई है, उसकी लज्जा भंग की गई, उसका अनादर किया गया, उसके साथ रेप किया गया है, रेप का प्रयास किया गया है, तो वो अपराध महिला होने के नाते उसके विरुद्ध हुआ। महिला के खिलाफ, महिला के ऊपर तेजाब फेंक देना, ये महिला के विरुद्ध होने वाला अपराध नहीं है, ठीक है। जो नेचुरली जहां उसका सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है या रेप के अपराधों में, वो महिला के विरुद्ध होने वाले अपराध हैं। ऐसे अपराधों में अभिवाक सौदेबाजी नहीं होगी। अगला चौथा पॉइंट, 14 वर्ष से कम आयु के बालक के विरुद्ध अपराध। 14 वर्ष से कम आयु के बालक के विरुद्ध अपराध अगर है, यानी वो कोई भी अपराध हो, छोटा हो या बड़ा, इससे मतलब नहीं। अगर 14 वर्ष से कम आयु के बालक के विरुद्ध है तो उसमें अभिवाक सौदेबाजी का नियम नहीं लागू होता है। और बालक के बात, यानी बालकों के उम्र की बात सीआरपीसी में गिने चुने 3-4 जगह किया गया है। एक धारा 27 में किया गया है जहां 16 वर्ष की बात की गई, कोर्ट में पेश करते समय 14-16 वर्ष की उम्र से कम होनी चाहिए। दूसरा, अभिवाक सौदेबाजी में वो धारा 160 में किया गया है कि कोर्ट में 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों को वो पुलिस स्टेशन पर नहीं बुलाया जाएगा, सेक्शन 160। और दूसरा 265 का अभिवाक सौदेबाजी 14 वर्ष से कम आयु के बालकों के विरुद्ध नहीं होगा। और जो चौथा लिखा हुआ है वो धारा 436 में लिखा, 37 में लिखा हुआ, 437 बेल के चैप्टर में लिखा हुआ है कि अगर 16 वर्ष से कम आयु का बालक है तो उसे जमानत पे छोड़ दिया जाएगा। चलिए, तो और इसके अलावा ऐसे अपराध जिसमें आरोपी व्यक्ति पहले भी पूर्व दोष सिद्ध हुआ हो, प्रीवियस कन्विक्शन में अभिवाक सौदेबाजी का नियम नहीं लागू होता है, ध्यान रखना। साथ ही साथ प्रीवियस कन्विक्शन और इसके अलावा एक मैंने यहाँ ये लिखा, किशोर न्याय अधिनियम 2000, अगर किशोर न्याय अधिनियम 2000 का मामला बन रहा है, उस अधिनियम के तहत कोई अपराध बन रहा है, तो उसमें भी अभिवाक सौदेबाजी का नियम नहीं लागू होता है। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा किन किन अपराधों में अभिवाक सौदेबाजी के नियम नहीं लागू होगा। मैं फिर से एक बार बता देता हूँ, ऐसे अपराध जिसमें 7 वर्ष से ज़्यादा सजा हो, देश की सामाजिक आर्थिक स्थिति के विरुद्ध अपराध हो जिसे केंद्र सरकार ने लिस्टेड किया हो, और बालकों के विरुद्ध अपराध हो जिसकी उम्र 14 वर्ष से कम हो। अगर 14 वर्ष है तो हो जाएगा फिर, या महिला के विरुद्ध होने वाला कोई अपराध हो, या उसमें प्रीवियस कन्विक्शन हुआ हो, यानी पहले भी वो पूर्व दोष सिद्ध हुआ हो तो भी नहीं लागू होगा, या किशोर न्याय अधिनियम 2000 के तहत कोई अपराध है तो उस पर भी अभिवाक सौदेबाजी का नियम लागू नहीं होगा।
चलिए, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट ये है, यही तो अक्सर पूछा जाता है। फिर है आवेदन कौन करेगा, यानी अभिभावक सौदेबाजी का आवेदन कौन करता है। तो अभिभावक सौदेबाजी का आवेदन अभियुक्त के द्वारा न्यायालय से किया जाता है, जिस न्यायालय में मामला लंबित है। यहाँ पे विक्टिम नहीं करता है, अभियुक्त करता है आवेदन। कोर्ट से 265 खा में ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है। और जब आवेदन कोर्ट से किया जाता है तब कोर्ट उस पर विचार करता है और उसको लगता है कि यदि अभियुक्त की सहमति स्वतंत्र है तो अभिभावक सौदेबाजी आगे बढ़ाई जाती है। तो जहां अभियुक्त की सहमति स्वतंत्र ना हो वहां भी अभिभावक सौदेबाजी नहीं होती है, यह भी ध्यान रखना। दूसरा, जब अभिभावक सौदेबाजी की कार्रवाई हमेशा बंद कमरे में होती है, ध्यान रखिए, किस कमरे में, बंद कमरे में होती है अभिभावक सौदेबाजी की कार्रवाई। अब अभिभावक सौदेबाजी जब सफल होता है तो सजा कितना दिया जाएगा, तो कितना दंड दिया जाएगा, 265 अंगा में बताया गया दंड कितना होगा। अब यही आपको समझना है कि सजा कितना दिया जाएगा। तो देखिए, हर एक अपराध में दो तरह की सजा लिखी होती है, या तो मैक्सिमम सजा लिखी है या मिनिमम सजा लिखी है। कुछ अपराधों में मैक्सिमम और मिनिमम दोनों लिखा हुआ है, ठीक। जिसे रेप के अपराध में, ठीक है, लिख दिया गया 10 वर्ष से कम नहीं होगा, यानी सिंपल रेप में कम से कम 10 वर्ष की सजा हो गई है 376 में, तो 10 वर्ष से कम नहीं होगा, जो आजीवन कारावास तक हो सकता है। अगर इस तरह की सजा कहीं लिखी है, या 2 वर्ष से कम नहीं होगा, जो 5 वर्ष तक हो सकेगा, या केवल अधिकतम लिखा हुआ है 3 वर्ष तक की सजा हो सकेगी, न्यायालय चाहे तो 3 दे या उससे कम भी दे दे, या कहीं लिख दिया गया मिनिमम 2 साल तक की सजा हो सकेगी। तो कुल मिला के आपको क्या समझना, चाहे मिनिमम लिखा हो ना लिखा हो या मिनिमम मैक्सिमम दोनों एक साथ लिखा हुआ हो, अगर कहीं अधिकतम सजा लिखी हुई तो अधिकतम सजा का कोई पैरामीटर याद रखना। अधिकतम सजा अगर लिखा है तो उसका 1/4, और मिनिमम सजा अगर लिखा हुआ है तो उसका 1/2 मिनिमम हो जाएगा और 1/4 अधिकतम हो जाएगा। जैसे सिंपल चोरी 379 में लिखा हुआ है कि जो कोई व्यक्ति चोरी करता है उसे किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से दोनों से दंडित किया जाएगा। तो ऐसे स्थिति में 3 वर्ष लिखा हुआ है, वो अधिकतम लिखा हुआ है 3 वर्ष, तो 3 वर्ष का अधिकतम कितना, 9 महीना हुआ, इसका 9 महीना ही सजा उसे अधिकतम, यानी अभिभावक सौदेबाजी अगर चोरी के अपराध में हुआ तो उसे 9 माह से ज़्यादा सजा नहीं दी जाएगी, उससे कम हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं दी जाएगी। अगर मान लेते हैं यहाँ लिखा होता कि 2 साल से कम नहीं होगा किंतु 5 साल तक हो सकेगा, तो 2 साल का 1/2 कर दिया जाता है 1 साल, और 3 साल अधिकतम लिखा होता तो उसका 9 महीना हो जाता, तो 1 साल से कम नहीं दिया जाएगा, 9 महीने से अधिक नहीं होगा। लेकिन अब यहाँ उल्टा हो जाता, ठीक है, मिनिमम और मैक्सिमम में अंतर आ जाता है। लेकिन मैक्सिमम जब लिखा जाता है तो ज़्यादा लिखा जाए, जैसे मैक्सिमम लिख देगा 5 साल से ज़्यादा नहीं होगा, तो 5 साल का 1/4 निकाल लिया जाएगा, उससे अब ज़्यादा नहीं होगा। और 2 साल अगर मिनिमम लिखा हुआ है तो कम से कम 1 साल जरूर दिया जाएगा, उससे कम नहीं होगा। तो मिनिमम का 1/2, मैक्सिमम का 1/4 ये सजा अभिभावक सौदेबाजी में मिनिमम या मैक्सिमम हो जाती है। उसके अधीन रहते हुए जज या न्यायालय या मजिस्ट्रेट जितना भी उचित समझे उतना दे सकता है, ठीक है। जुर्माने का मिनिमम या मैक्सिमम नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, जुर्माना जितना है उतना दिया जा सकता है, केवल कारावास का मिनिमम या मैक्सिमम की बात की गई है। तो ये भी आपने क्लियर कर लिया। अब निर्णय का प्रभाव क्या होगा, इसीलिए तो अभिभावक सौदेबाजी होता है। अभिभावक सौदेबाजी में अभियुक्त जानता है कि हम बचेंगे तो है नहीं, फंस जाएंगे, इसलिए वो खुद आवेदन कर देता है, साहब हम अभिभावक करना चाहते हैं। तो अभिभावक करने पे क्या होगा, उसको सजा कम से कम, अधिकतम है तो 1/4, मिनिमम है तो 1/2 हो जाती है, ये उसको फायदा मिल जाता है। जहाँ आरोपी खुद जान रहा हो कि हम इसमें बरी हो जाएंगे, वहाँ क्यों अभिभावक करेगा। चलिए, निर्णय का प्रभाव क्या होता है। निर्णय के प्रभाव को मैंने यहाँ 4 भागों में बांटा है, अलग अलग धाराएं, धारा 265 चा है, छा है, टा है और 360 लिखा हुआ है। निर्णय 265 चा में बताया गया हमेशा खुले न्यायालय में सुना जाएगा। जजमेंट वैसे भी खुले न्यायालय में सुना जाता है, धारा 353 में लिखा हुआ है। सीपीसी की धारा 33 आदेश 20 रूल 1 में लिखा हुआ है कि निर्णय हमेशा खुले न्यायालय में ही सुना जाता है, चाहे सिविल मामला हो या क्रिमिनल हो। लेकिन यहाँ क्योंकि अभिभावक सौदेबाजी के मामले में जजमेंट था तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन था, उसको स्पष्ट करने के लिए अलग से एक धारा लिख दिया गया 265 चा में कि अभिभावक सौदेबाजी में भी जजमेंट खुले न्यायालय में ही सुना जाएगा। यद्यपि प्रोसीडिंग बंद कमरे में होगी, मैंडेटरी है, प्रोसीडिंग बंद कमरे में होगी, लेकिन जजमेंट खुले न्यायालय में सुनाया जाएगा, ये ध्यान रखना। अब अगला लिखा हुआ निर्णय की अंतिमता 265 छा, बहुत महत्वपूर्ण धारा, ये कहती है निर्णय अंतिम होगा, यानी अभिभावक सौदेबाजी के तहत दिया गया निर्णय अंतिम होता है, इसकी कोई अपील कोई दलील नहीं होती है। लेकिन 3 अपवाद है। वो अपवाद क्या है, अभिभावक सौदेबाजी में अपवाद क्या है, ठीक है, ये अपवाद है आर्टिकल 136 SLP और आर्टिकल 226 to 27 के तहत रिट याचिकाएं
इसके तहत कोई एसएलपी दाखिल की गई है या 226, 227 के तहत हाई कोर्ट में कोई रिट याचिका दाखिल की गई है, तो इसके अधीन रहते हुए, इस आर्टिकल के उपबंधों के अधीन रहते हुए अभिभावक सौदेबाजी में दिया गया निर्णय अंतिम होगा। ये तीनों आर्टिकल याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। और मैं तो कहता हूँ इसका भी अपवाद है, इसका भी अपवाद है। एक क्या, धारा 380 भी अपवाद है यहाँ का। ये तो 3 आर्टिकल अपवाद हैं, 380 भी अपवाद की श्रेणी में आता है। कब, जब 4 लोग एक ही मामले में जॉइंट ट्रायल हो रहे हों और एक को अभिभावक दोष सिद्धि के आधार पर दंडित कर दिया जाए, शेष को साक्ष्य के आधार पर दंडित किया जाए, तो अभिभावक दोष सिद्धि के आधार पर जिसको दोषी ठहरा गया वो तो अपील नहीं कर सकता, लेकिन शेष तो अपील कर सकते हैं ना। तो अभिभावक दोष सिद्धि वाले को भी अपील करने का राइट मिल जाएगा, ये धारा 380 कहती है। चलिए, तो उसके बाद कथनों का प्रयोग। कथन का प्रयोग कहा गया है कि अगर अभिभावक सौदेबाजी में अभियुक्त के स्टेटमेंट को, क्योंकि वो खुद अपने दोष को स्वीकार करता है, इस शर्त पर कि उसकी सजा को कम कर दिया जाएगा, उसके स्टेटमेंट को केवल अभिभावक सौदेबाजी के प्रयोजन के लिए ही यूज किया जाएगा, उसके स्टेटमेंट को अन्यथा प्रयोग नहीं किया जाएगा। अगर अभिभावक सौदेबाजी फेल भी हो जाए तो उसके स्टेटमेंट को उसके खिलाफ साक्ष्य के तौर पर नहीं यूज किया जाएगा, ये ध्यान रखना। लेकिन सह अपराधी जब बनाया जाता है धारा 306 में, तो अगर सह अपराधी का बनना फेल हो जाएगा, लोक अभियोजक ने प्रमाणित कर दे धारा 308 में कि सह अपराधी क्षमादान की शर्तों का पालन नहीं किया है तो फेल हो जाएगा। अगर पालन कर लिया है तो एक्विटल हो जाता है, नहीं करेगा तो फेल हो जाएगा। तो उसके स्टेटमेंट को, जो उसने कुछ एक्सेप्ट किया है, उसके स्टेटमेंट को उसके खिलाफ साक्ष्य में पेश किया जा सकता है, लेकिन अभिभावक सौदेबाजी में पेश करने पर रोक लगाया गया है। चलिए, उसके बाद है धारा 360। अभिभावक दोष सिद्धि करने के बाद, यानी जब कोर्ट अभिभावक अभियुक्त के अभिभावक के आधार पर उसे दोषी ठहरा दे, तब वो वहाँ पे उसको चाहे तो 360 की प्रोसीडिंग कर सकता है, यानी एडोमिनेशन एंड प्रोबेशन की प्रोसीडिंग भी कर सकता है, उसे डांट डपट के भी छोड़ सकता है या पूर्वीक्षा पे भी छोड़ सकता है। धारा 360 की कार्रवाई भी किया जा सकता है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद है मुजरा। जब यहाँ अभिभावक सौदेबाजी में अभियुक्त को दोषी ठहराया जाता है तो जितने दिन वो जेल में पहले से रहा है वो अवधि मुजरा कर दिया जाता है, जितना उसे सजा सुनाया गया उसमें से उसे कम कर दिया जाता है। जैसे वो पहले से 1 साल जेल में अगर रह चुका था और 3 साल की उसे सजा सुनाई जाती है अभिभावक सौदेबाजी में, तो 1 साल उस 3 साल में एडजस्ट कर दिया जाएगा, आप केवल 2 ही साल के लिए जेल जाएगा। मुजरा पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, ये ध्यान रखिएगा। और बहुत सारे वीडियो अक्सर सीआरपीसी का, आईपीसी का, सीपीसी का, टीपीए का, कॉन्ट्रैक्ट का, सबका क्लासिफिकेशन मैं कर करके चैनल पे अपलोड कर रखा हूँ। आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से देख सकते हो। अगर किसी भी एक्ट को समझना, जो आपको सबसे बोरिंग लग रहा हो, सबसे खतरनाक लग रहा हो कि कभी समझ में नहीं आता, तो संपूर्ण वर्गीकरण का वीडियो देखिए, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। और बहुत सारे वीडियो अपलोड करके मैं वहाँ रखा हुआ हूँ। और जिस किसी बच्चे को तैयारी करना है वो सीधे इस नंबर पर संपर्क करे और अपनी सुविधानुसार ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करके अपनी तैयारी को संपूर्ण करें। ठीक है, देर बिल्कुल मत करें, क्योंकि देर करने से नुकसान के सिवाय कोई फायदा नहीं होना है और आप परेशान हो जाएंगे अलग से। तो अगर तैयारी करना है तो जैसे ही आपको पता चले कि पीसीजे की तैयारी भी कोई तैयारी होती है, तुरंत आप उसको सर्च करिए, पता लगाइए, जहां भी आपको सुविधा लगे, अच्छा लगे। ठीक है, मैं ये नहीं कहता हूं कि मेरे पास ही आइए, आप कहीं भी जाइए जहां भी आपको अच्छा लगे। ठीक है, बस तैयारी जरूर शुरू कर दीजिए, वरना बाद में जरूर पछताओगे। अगर आप LLB कंप्लीट करने के बाद तैयारी में आते हो तो आप जरूर पछताओगे निश्चित तौर से। ठीक है, तो जैसे LLB के दौरान ही, लेकिन हाँ जो कर चुके हैं अब वो तो बैक में तो जा नहीं सकते, तो मजबूरी है उसी समय से प्रारंभ करें, लेकिन लेट मत करें। ये ना सोचे कि भाई की शादी है तो भाई की शादी निपट जाए तब फिर 2 महीने बाद शुरू करते हैं, नहीं, तुरंत सुनवाई करिए आप उसकी। फिर है मुजरा, तो मैंने बता दिया। किशोर न्याय अधिनियम पे ये जो है अभिभावक सौदेबाजी का नियम लागू नहीं होता है, ये मैंने पहले ही आपको समझा दिया है। तो इस तरह से आपने देखा अभिभावक सौदेबाजी का पूरा प्रावधान। ठीक है, यानी अभिभावक सौदेबाजी में अभियुक्त अपने दोष को इस शर्त पे स्वीकार करता है कि उसकी सजा को कम कर दिया जाएगा और कम किया भी जाएगा, इसी को अभिभावक सौदेबाजी करते हैं। कोर्ट कम करने से मना नहीं कर सकता, क्योंकि ये विधायिका का आदेश है, ध्यान रखिएगा, ये मैंडेटरी है, विवेकाधिकार नहीं है कोर्ट का कि अभिभावक सौदेबाजी में सजा कम करे, ये आदेशात्मक है। ठीक है, निर्देशात्मक नहीं है, ध्यान रखिएगा। और मैं अभी लास्ट में 3 शब्दों का उल्लेख किया था कि अभिभावक सौदेबाजी, ठीक है, प्ली ऑफ गिल्टी और कन्फेशन, तीनों अंतर हैं, तीनों में अलग अलग अंतर हैं। ठीक है, जब कोई व्यक्ति अभी कन्फेशन हमेशा जो है बिफोर
ट्रायल होता है, बिफोर इंक्वायरी एंड ट्रायल कन्फेशन होता है। कन्फेशन किसी भी व्यक्ति से किया जा सकता है, कन्फेशन विसंगत भी होता है, ठीक है। कन्फेशन के आधार पर दोष सिद्धि की भी जा सकती है, नहीं भी की जा सकती है, उतना ज़्यादा उसकी एविडेंटरी वैल्यू नहीं होती है। कन्फेशन जुडिशियल या नॉन जुडिशियल दोनों हो सकता है। जबकि प्ली ऑफ गिल्टी जो होता है, प्ली ऑफ गिल्टी हमेशा ड्यूरिंग इंक्वायरी ट्रायल होता है, प्ली ऑफ गिल्टी ड्यूरिंग ट्रायल होता है और प्ली ऑफ गिल्टी के आधार पर उसे दोषी ठहराया जा सकता है। प्ली ऑफ गिल्टी कभी विसंगत नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। प्ली ऑफ गिल्टी का उल्लेख सीआरपीसी की धारा 229 में किया गया है, 229, 241, 246, 3, 252, 253 में किया गया है प्ली ऑफ गिल्टी का उल्लेख। जबकि अभिभावक सौदेबाजी हमेशा हर मामले में नहीं हो सकती है, प्ली ऑफ गिल्टी हर केस में हो सकती है, लेकिन अभिभावक सौदेबाजी केवल उन्हीं अपराधों में होती है जिनमें सजा 7 वर्ष या उससे कम हो, और प्ली ऑफ गिल्टी के आधार पर भी उसे दोषी ठहरा दिया जाता है। प्ली ऑफ गिल्टी में सजा कम को अभिभावक सौदेबाजी में सजा कम की जाती है, प्ली ऑफ गिल्टी में सजा कम किया जाए ऐसा कोई उसका राइट नहीं होता है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। और उसके बाद जब आप क्लास ज्वाइन करेंगे तो चीज़ों को तो विस्तृत रूप से बताया ही जाएगा, वहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। एक एक करके मैं सब तो समझाता ही हूँ, और मेरी एक खासियत है कि बिना चार्ट बना के मैं समझा नहीं पाता हूँ। जब तक चार्ट नहीं बनाऊँगा तब तक समझा नहीं पाऊँगा, और दूसरा जब तक दूसरे प्रोविजन से कोरिलेट नहीं कराऊँगा तब तक संतुष्टि नहीं होती है। जो कि आने वाले समय में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे मेंस के प्रश्न हों या प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न हों, अब एक से अधिक धाराओं से कोरिलेट करके पूछे जाते हैं। इंटरव्यू में भी इस तरह से प्रश्न पूछे जाने की परंपरा शुरू हो चुकी है। तो अगर आप केवल एक धारा ही जानते हो, इसके अलावा उससे जुड़ी हुई और धाराओं को और अधिनियमों के प्रोविजन को नहीं जान रहे हो, तो ये ज्ञान आपका सफिशिएंट नहीं माना जाएगा, अधूरा माना जाएगा, जो आने वाले परीक्षा में जो है पर्याप्त नहीं होगा। तो इसलिए आपकी तैयारी हमेशा क्लासिफिकेशन तुलनात्मक होनी चाहिए, और तुलनात्मक अध्ययन अगर आप करेंगे तो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। और तुलनात्मक एनालिटिकल स्कूल भी आपने जूरिस्प्रूडेंस में पढ़ा होगा, एनालिटिकल स्कूल का भी कॉन्सेप्ट यही था। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। हाँ, जिस किसी को स्क्रीनशॉट लेना है वो ले लीजिए, ठीक है। मैं हट जा रहा हूँ और उसके बाद क्लास आज की बंद की जाती है।